Components, components, components. I don't like components. I avoid. But components likes me. I can't avoid. तो इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एंगुलर CLI की मदद से कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, नॉर्मली कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं और कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे एंगुलर का जो प्लेलिस्ट है वो उसमें ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमने सीखा था एंगुलर का इंट्रोडक्शन देखा था, हमने एंगुलर के एनवायरनमेंट का सेटअप देखा था कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है अगर हम लोग एंगुलर में कोडिंग करना चाहते हैं। तो साथ ही साथ सेकंड वाली वीडियो में हमने सारे फोल्डर स्ट्रक्चर में सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स को समझा था, कंपोनेंट्स क्या है और हम कंपोनेंट्स को क्यों यूज़ करते हैं, एंगुलर कैसे काम करता है, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनका क्या काम है ये समझा था। तो जिसने भी इन 2 वीडियोस को नहीं देखा है जल्दी से जाकर इन 2 वीडियोस को देखो, बिकॉज जब तक आप इन 2 वीडियोस को नहीं देखोगे आप सीरीज को फॉलो नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप डायरेक्ट थर्ड वीडियो से स्टार्ट करें तो आपका कुछ कन्फ्यूजन रह जाए। तो जाओ एक एक वीडियो को देखो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैंने शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश की है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर से दबाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग कंपोनेंट बना सकते हैं, कैसे कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में कुछ और डिटेल में जानेंगे और हम लोग एंगुलर CLI की मदद के बिना भी कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने एंगुलर के प्रोजेक्ट को जैसे हमने सीखा था लास्ट टाइम की रन करते हैं, तो मैंने एंगुलर के प्रोजेक्ट को अपना रन कर दिया। ये फिलहाल ऐसा कुछ दिख रहा है। तो पहली बात, जितना भी मुझे HTML बाय डिफॉल्ट मिला है, ये हम लोग ने ये चीज़ सीखा था कि एंगुलर का जब हम लोग एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो हमें एक डिफॉल्ट कंपोनेंट मिल जाता है, ऐप कंपोनेंट, जिसे कि हम पेरेंट कंपोनेंट भी बुलाते हैं। और इसके बाद हम लोग जो भी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे वो ऐप कंपोनेंट के अंदर ही करेंगे। हमने ये भी देखा था कि index.html में सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐड होता है जो कि होता है हमारा पेरेंट कंपोनेंट, जो कि ऐप रूट कंपोनेंट है ना। और अब हम जितने नए कंपोनेंट्स बनाएंगे वो ऐप कंपोनेंट्स के अंदर ऐड करेंगे। चलो, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जितना भी HTML लिखा हुआ है ये इसे उड़ा देता हूँ, और मेरा यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट CSS भी तो कुछ नहीं है, तो इसे चलो अब देखते हैं यहाँ पे इसे रन करके। ये रीलोड हो रहा है। जब भी हम एक बार कुछ भी हमारे कोड के अंदर में चेंज करते हैं उसे सेव करते थे, फिर से रिबिल्ड हो जाता है। तो देखो ये रिबिल्ड हो गया, कंपाइल सक्सेसफुली। अब यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा बिकॉज कंपोनेंट के अंदर जो भी कोड था मैंने हटा दिया। और मैंने बताया था कि कंपोनेंट 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, HTML, CSS और TS। आपको फिलहाल spec.ts में ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा कोड लिखता हूँ। मैं एक h1 टैग लगा देता हूँ इसके HTML में और लिख देता हूँ माई पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पेरेंट कंपोनेंट। और आप देखो यहाँ पे मेरा पेरेंट कंपोनेंट आ गया लिखा हुआ, यानी जो भी हम यहाँ पे इसके HTML में ऐड करेंगे वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलो अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक नया कंपोनेंट बना के। कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग 2 तरीके से कंपोनेंट बनाएंगे। पहले हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे एंगुलर CLI की मदद से, और सेकंड हम लोग बिना एंगुलर CLI की मदद से कंपोनेंट बनाएंगे। तो हम लोग कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग एक छोटा सा कमांड लिखते हैं ng generate component और कंपोनेंट का नाम। ठीक है, और क्योंकि रील्स का ज़माना है ये तो एंगुलर वाले भी जानते हैं, इसलिए इसे और भी शॉर्ट कर दिया गया है। हम लोग लिखेंगे ng मतलब जनरेट का G और कंपोनेंट का C, तो ng और कंपोनेंट का नेम। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग को क्या लिखना है, ng और कंपोनेंट का नेम। सपोज यहाँ पे मैं अपना टू डूज ऐप हम लोग बनाने वाले हैं, तो चलो फिलहाल के लिए मैं एक कंपोनेंट बना देता हूँ जिसे मैं बाद में रीयूज़ कर लूँगा। तो मैं कंपोनेंट का नाम देता हूँ माई नोट्स। ठीक है, मैं कंपोनेंट का नाम या नोट्स दे देता हूँ खाली। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है ng नोट्स। ठीक है, जहाँ पे G मतलब जनरेट, C मतलब कंपोनेंट और नोट्स है मेरे कंपोनेंट का नाम। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा ng नोट्स यानी एंगुलर जनरेट कंपोनेंट नोट्स, तो यहाँ पे एंगुलर CLI हमारे लिए काम करने लगेगा और वो हमें कंपोनेंट्स बना के दे देगा। अब यहाँ पे अगर आप नोट करो तो देखो यहाँ पे 4 फाइल बने। एक है क्रिएट, कौन सा फाइल बना, HTML वाला फाइल, मैंने जैसे कि बताया था कि कंपोनेंट 4 चीज़ों से मिलकर बना है। सेकंड आपका बना spec.ts जो कि टेस्टिंग में काम आता है, इस पर ध्यान मत दो। थर्ड है आपका TS फाइल जिसमें आपका लॉजिक लिखा रहता है, जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते थे यहाँ पे TS में लिखते हैं। और ये है हमारा CSS फाइल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है अपडेट ऐप मॉड्यूल.ts। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग का जो एंगुलर का कंपाइलर है जब वो बिल्ड करता है तो वो देखता है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं, तो वो किसे पढ़ता है, तो वो ऐप मॉड्यूल.ts या मॉड्यूल वाले फाइल को पढ़ता है। और मॉड्यूल वाले फाइल में हमें रजिस्टर करना पड़ता है कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट बनाए हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसमें ऐप कंपोनेंट रजिस्टर्ड आता है डिक्लेरेशन एरे में। सेकंड, जब हम लोग एंगुलर CLI की मदद से किसी भी कंपोनेंट को बनाते हैं, जैसे हमने एक नोट्स नाम का कंपोनेंट बनाया, देखो यहाँ पे एक नोट्स नाम का फाइल भी आ गया, तो इसमें क्या है, .html फाइल आई, CSS फाइल आई, TS फाइल आई, और साथ ही साथ ऐप मॉड्यूल.ts में ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड भी हो गया। यही बात उसने यहाँ लिखकर बताया। देखो यहाँ पे आपका 4 फाइल्स बने और एक अपडेट हुआ ऐप मॉड्यूल.ts में। ठीक है, तो हमारा कंपोनेंट अब बन चुका है। ठीक, अब ये कंपोनेंट तो बन चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट के अंदर इस कंपोनेंट को यूज करेंगे। तो अब हमारा कंपोनेंट बन चुका है, तो अब चलो हम लोग इसमें क्या क्या बना कंपोनेंट में उस एक एक फाइल को देखते हैं। तो अगर हम लोग नोट्स वाले इस फोल्डर को एक्सपैंड करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखो नोट्स कंपोनेंट और HTML, इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा हुआ आ जाता है कि नोट्स वर्क। ठीक है, अगर हम लोग इसके CSS फाइल को देखेंगे तो ये खाली है क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई CSS आता नहीं है। ये हम लोग TS फाइल को देखते हैं। तो अगर आप मेन आपका जो फाइल है ये TS फाइल ही है ना,
और टीएस फाइल में ये कंपोनेंट होता क्या है, तो कंपोनेंट एक नॉर्मल क्लास है, ठीक है, एक टीएस का क्लास है, टाइपस्क्रिप्ट क्लास है। क्लास क्या होता है ये आप लोग नॉर्मल, आई थिंक आप सबको इतना पता ही होगा। तो आपका एक नॉर्मल टाइपस्क्रिप्ट क्लास है और इस क्लास के ऊपर एक डेकोरेटर लगा होता है, @कंपोनेंट डेकोरेटर, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है जैसे सेलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल और स्टाइल यूआरएल्स, ठीक है। अब ये सेलेक्टर क्या है, सेलेक्टर मतलब वो नाम जिससे आप इस कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज करोगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, तो चलिए हम लोग ऐप कंपोनेंट से इस बात को समझते हैं। अगर आप ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में जाते हो, सॉरी ऐप कंपोनेंट डॉट TS में जाते हो, तो यहाँ देखो सेलेक्टर का नाम क्या है, ऐप रूट, यानी कि अब मैं इस कंपोनेंट को जहाँ भी रीयूज करूंगा वहाँ पे मैं इसे किस नाम से जानूंगा, ऐप रूट नाम से जानूंगा। इसलिए मैंने index.html में जब इस ऐप कंपोनेंट को मैंने यूज करना चाहा, तो देखो मैंने कैसा HTML टैग लिखा, ओपनिंग ऐप रूट, क्लोजिंग ऐप रूट। सिमिलरली इस नोट्स के लिए भी यहाँ पे देखो डिफॉल्ट जो मेरा सिलेक्टर है वो क्या आया है, ऐप नोट्स। तो अब मुझे इस नोट्स कंपोनेंट को जिधर भी HTML में यूज करना होगा मैं ओपनिंग टैग्स में लिखूंगा ऐप नोट्स और क्लोजिंग टैग्स में लिखूंगा ऐप नोट्स, ठीक है। तो चलो इसके लिए भी कुछ HTML लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक HTML लिख देता हूँ, ये एक डिव होगा और इस डिव के अंदर मैं 3 डिव बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने डिव के अंदर 3 डिव बनाया, इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया मैंने 2 और इसका नाम दे दिया मैंने चलो 3, ठीक है। मैंने 3 डिव बना लिए। अब मैं चलो इस डिव का कुछ मैं थोड़ा सा CSS भी ओवरऑल बताते ही जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी HTML कंपोनेंट्स हम लोग बनाते हैं तो उसमें आईडी या क्लास देते हैं। आईडी उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है और क्लास हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट में एक जैसा क्लास दे सकते हैं। तो मैं चलो इसे नाम देता हूँ पेरेंट और यहाँ पे चलो मैं एक क्लास बना देता हूँ चाइल्ड, ठीक है। और यही क्लास मैं बाकी 2 में भी दे देता हूँ। ये क्लास और आईडी हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, तो ताकि हम लोग इसकी मदद से CSS लगा सकें, है ना। और ये दूसरे जावास्क्रिप्ट के लॉजिक इंप्लीमेंट करने में भी मदद आता है, ठीक है। तो चलो अब मैं यहाँ पे CSS पे चलता हूँ और इसके लिए CSS लगाता हूँ। तो अगर हम लोग किसी कंपोनेंट की आईडी पर CSS लगा रहे हैं तो हम लोग हैश लगा के उसे डिनोट करते हैं। तो चलो यहाँ पे क्या है मेरा पेरेंट, तो हैश लगा के मैं यहाँ लिखता हूँ पेरेंट, ठीक है। और मैं इसे थोड़ा एक CSS दे देता हूँ, क्या देते हैं CSS, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिस्प्ले दे देते हैं। ऐसे भी ये CSS और HTML का लेक्चर है नहीं तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल और विड्थ भी दे सकता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। आप ओवरऑल फॉलो कर सकते हो कि किस तरह से हम लोग HTML और CSS लगाते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो हम लोग नॉर्मल HTML बनाते हैं और HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे यहाँ ओपनिंग डिव है, क्लोजिंग डिव है, इसमें हम लोग या तो क्लास देते हैं या तो आईडी देते हैं। अगर किसी चीज़ को हम लोग आईडी से किसी का आईडी दिया और उस आईडी पे CSS लगाना है तो हम लोग हैश लगा के यहाँ पे डिनोट करते हैं और अगर हमें क्लास पे लगाना है तो हम लोग डॉट लगा के डिनोट करते हैं। सेकंड थिंग, आईडी किसी एलिमेंट पे पर्टिकुलर एकदम यूनिक होता है और क्लास है जो बहुत सारे एलिमेंट पे एक जैसा होता है। तो अगर मैं क्लास पे CSS लगाऊं तो जितने भी एलिमेंट में वो क्लास है वो सब में लग जाएगा और अगर आईडी पे लगाऊं तो यूनिकली उस एलिमेंट पे लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया, हाइट दिया, विड्थ दिया, ये कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ है। अगर CSS का कोई इंडिविजुअल लेक्चर होगा उसमें मैं ये बता दूंगा। अब हम लोग लगाते हैं चाइल्ड और यहाँ पे मैंने किया डॉट चाइल्ड और इस पर भी चलो कुछ CSS लगा देता हूँ। तो इसमें मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल का और गैप दे देता हूँ 20 पिक्सल का, ठीक है। तो ये मेरा बन गया, ये मेरा कंपोनेंट तो बन गया। मैंने इसमें कुछ HTML का स्ट्रक्चर ऐड किया और साथ ही साथ मैंने कुछ CSS भी ऐड कर दी, ठीक है। तो ये कुछ बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर मेरा बनकर आ जाएगा। तो अब मैं चलो देखता हूँ। तो आप यहाँ पे नोट करोगे यहाँ पे तो मैंने कंपोनेंट बनाया पर कंपोनेंट दिख नहीं रहा है। तो कंपोनेंट को दिखाने के लिए हमें उसे ऐड करना होगा। अभी हम लोग कहाँ पे जाके ऐड करेंगे, तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में उसे ऐड कर देते हैं। और हमने किस नाम से उसे जाना था, तो ऐप नोट्स नाम से हम लोग जानते थे। तो ऐप नोट्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ऐप नोट्स ओपन और ऐप नोट्स क्लोज। अगर अब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखो आपको 3 क्या दिख रहे हैं, 3 डिव दिख रहे हैं। जिन 3 डिव को मैंने अभी बनाया, देखो मैंने ये नोट्स कंपोनेंट बनाया। नोट्स कंपोनेंट में मैंने ये स्ट्रक्चर ऐड किया जिसमें मेरा एक पेरेंट बॉक्स है और उस पेरेंट बॉक्स के अंदर 3 और बॉक्सेस हैं। चलो मैं इसे और यूनिकली दिखाने के लिए थोड़ा सा CSS और चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आप लोगों को दिख रहा होगा कि CSS लगाना कितना सिंपल है। बस हम लोग या तो आईडी डिफाइन करते हैं या क्लास डिफाइन करते हैं और उस पर नॉर्मल ये प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज क्लियर समझ में भी आ रहा है कि हाइट इतना दे दो, विड्थ इतना दे दो, बॉर्डर इतना दे दो। ये फ्लेक्स एंड ऑल का लॉजिक मैं CSS के डिफरेंट लेक्चर में बता दूंगा अगर आपको नहीं पता है तो चलो अगर अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि देखो मैंने ये वाला को अगर मैं इंस्पेक्ट भी करता हूँ तो इंस्पेक्ट करने से आप लोग को ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखो यहाँ पे मेरा एक पेरेंट कंपोनेंट है, ऐप रूट कंपोनेंट है ना, जो बाय डिफॉल्ट मिला था। अब इस ऐप रूट कंपोनेंट के अंदर एक H1 टैग लगा हुआ है और दूसरा एक ऐप नोट्स कंपोनेंट बना हुआ है। और ये जो ऐप नोट्स कंपोनेंट है आपका, ये ऐप नोट्स कंपोनेंट में हमने जो लॉजिक लिखा है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। तो कितना सिंपल सा था।
मैंने एक अलग कंपोनेंट बनाया जिसका नाम था नोट्स, जिसका अपना HTML है, अपना CSS है। मैंने इसे एंगुलर CLI के सिंपल से कमांड से बनाया, ng जनरेट कंपोनेंट का नाम। एंड मैंने उस कंपोनेंट का जो, अगर यहाँ पे आप TS फाइल पे आके देखो तो इस कंपोनेंट का जो सेलेक्टर था ऐप नोट्स, इस सेलेक्टर को एक HTML टैग की तरह यूज़ किया इस ऐप कंपोनेंट.html में, है ना। ऐसे ही आप एक दूसरा कंपोनेंट भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा और उस कंपोनेंट को भी ऐड करूंगा इसी ऐप कंपोनेंट.html में, बट इस कंपोनेंट को मैं एंगुलर CLI की मदद से नहीं बनाऊंगा बल्कि मैं मैनुअली बनाऊंगा। आप इन जनरल एंगुलर CLI की मदद से ही कंपोनेंट्स को बनाना, बिकॉज वो आपके लिए 4-4 फाइल बना के दे देता है, और जो आपको ऐड करना पड़ता है ऐप मॉड्यूल.ts में कंपोनेंट को, उसे ऐड भी कर देता है। बट ऐसे हम लोग नॉर्मल मैनुअली भी कंपोनेंट बनाकर देखते हैं। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ और उस फाइल में मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे नोट्स है, तो नोट्स के साथ ही साथ इसका मैं क्या नाम दे दूँ, चलो वर्क बना देता हूँ कंपोनेंट का नाम। तो हम लोग लिखते भी कुछ ऐसे ही है, work.component.html मैंने पहले बनाई। पहले एक फोल्डर भी बना लेता हूँ। चलो ये तो मैं नोट्स के अंदर चला गया था, मैं ऐप के लेवल पे बनाता हूँ। ऐप के लेवल पे जाके सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ। वो फोल्डर का मैंने नाम दे दिया, चलो वर्क, ठीक है, या वर्क्स दे दिया। और इस वर्क्स फोल्डर के अंदर मैं सबसे पहला फाइल बनाऊँगा work.component.html, ठीक है। और ये मेरा एक HTML फाइल बन गया। सिमिलरली मैं एक बनाऊँगा work.component.css, ठीक है। सिमिलरली मैं थर्ड एक फाइल बनाऊँगा work.component.ts फाइल। मैंने 3 ही फाइल बनाई, मुझे नोट्स वाली फाइल बना फिलहाल अभी spec.ts की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे नहीं बनाया, ठीक है। तो चलो अब मैं सेम चीज़ करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेज़ी हूँ तो ये सब मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। ये सेम वाला ही मैं उठाऊँगा HTML और ये works.component.html में मैं उसे डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं सेम CSS भी उठाऊँगा नोट्स वाले से और इस CSS को उठा के भी ये वर्क्स वाले में डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं TS को भी सेम करूँगा, मैं यहाँ से TS को उठाऊँगा और यहाँ के TS में डाल दूँगा। अच्छा, यहाँ पर TS में ध्यान देना कि ये TS फाइल में कंपोनेंट का TS फाइल कैसा होता है। तो कंपोनेंट का TS फाइल कुछ नहीं, एक नॉर्मल क्लास है, ठीक है। हम लोग का ये कंपोनेंट का TS फाइल, इसका मैं थोड़ा सा नाम बस बदल दूंगा, वर्क्स कंपोनेंट। सारे कंपोनेंट का जो TS फाइल होता है वो एक नॉर्मल क्या होता है, टाइपस्क्रिप्ट क्लास होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट क्लास, एक टाइपस्क्रिप्ट क्लास, ठीक है। अब इस टाइपस्क्रिप्ट क्लास पे @कंपोनेंट का डेकोरेटर लगा होता है, जिसमें 3 चीज़ होता है, सेलेक्टर, टेम्पलेट URL और स्टाइल्स URL। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेलेक्टर का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, सेलेक्टर का मतलब वो HTML का टैग जिससे आप इसे रेफर करोगे दूसरी जगह, ठीक है, ऐसा समझो। ये टेम्पलेट URL क्या है, तो हम पहले से ही जानते हैं कि मेरे कंपोनेंट में एक HTML का जगह होता है जिसमें तो हम लोग HTML लिखते हैं और कंपोनेंट का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि HTML चाहे तो हम लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। बट आप एक बात बताओ, TS फाइल में ही अगर आप यहाँ पे HTML ऐड करोगे तो HTML तो बहुत बड़ा हो सकता है ना, इसलिए हम लोग HTML को एक अलग फाइल बना लिए, ये वाला। तो असल में ये जो टेम्पलेट URL वाला जगह है, ये क्या है, ये बस एक तरह से आपको एड्रेस है कि मेरा जो HTML है वो कहाँ रखा हुआ है। फिलहाल देखो मेरा HTML किस फाइल में रखा हुआ है, work.component.html में। तो मैं यहाँ पे इसका नाम बदल के रख दूंगा वर्क, ठीक है। तो ये work.component.html में मेरा HTML रखा हुआ है और CSS मेरा कहाँ पे रखा हुआ है, work.component.css में रखा हुआ है। मैं यहाँ पे बस खाली थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ येलो के बदले रेड कर देता हूँ ताकि दोनों अलग अलग पकड़ में आए, ठीक है। चलो एक काम और करते हैं, अब मैं वापस से ऐप component.html में जाता हूँ और यहाँ ऐप नोट्स के बदले ऐप वर्क कर देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पे सेलेक्टर चेक कर लो कौन से सेलेक्टर पे है, तो ऐप वर्क, इसको भी यहाँ पे ऐप वर्क दे दो, ठीक है। ये सब काम मुझे नहीं करना पड़ता अगर मैं किससे बनाता है, एंगुलर CLI की मदद से बनाता है। एक मैं मैनुअल बना के दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। ऐसे भी मैनुअल में आपको इतना सिंटेक्स याद भी नहीं रहेगा कि आपको TS में जाना है और TS में कंपोनेंट लगाना, @कंपोनेंट डेकोरेटर लगाना है, फिर सेलेक्टर, ये सब। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपल एंगुलर CLI की मदद से ही ng जनरेट कंपोनेंट बना लेना है। कंपोनेंट में क्या क्या होता है, तो HTML, CSS और TS। HTML में कंपोनेंट का बॉडी रहता है, आई मीन स्ट्रक्चर रहता है, टेम्पलेट रहता है, जो बोलना है बोलो, ढांचा रहता है। CSS में उसको ब्यूटिफिकेशन करने का जगह है और TS में लॉजिक रहता है। साथ ही साथ TS में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, @कंपोनेंट डेकोरेटर लगा होता है। और ये @कंपोनेंट डेकोरेटर क्या है, एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को लेता है जिसमें आपका सेलेक्टर रहता है जो बताता है कि किस नाम से कंपोनेंट को हर जगह रेफर करना है। टेम्पलेट URL मतलब उस पेज का URL है, आई मीन उस पेज का एड्रेस है कह सकते हो, या फोल्डर में वो पेज कहाँ पे रखा हुआ ये बताया गया है जिसमें HTML रखा गया है कंपोनेंट का। और ये आपका CSS के फाइल का एड्रेस है जहाँ पे आपका CSS रखा गया है कंपोनेंट का, ठीक है। चलो सब कुछ हो गया, तो अब चलो देखते हैं। अरे यहाँ तो एरर आ गया, क्यों एरर आ गया बताओ तो। वो एरर इसलिए आ गया, देखो यहाँ पे एरर में क्या लिख रहा है कि ऐप वर्क इज नॉट अ नॉन एलिमेंट। बट ऐसा कैसे हो गया, ऐप वर्क नॉन एलिमेंट कैसे नहीं, ऐप वर्क तो नॉन एलिमेंट है। हमने अभी एक कंपोनेंट बनाया, भले ही मैनुअली बनाया बट हमने बनाया,
और बिल्कुल इस कंपोनेंट को हमने वैसा ही बनाया जैसा हर जगह है। ये कंपोनेंट जैसा नोट्स कंपोनेंट था, सब कुछ इसमें किया, तो फिर क्या मिसिंग है? तो याद करो, हम जो भी कंपोनेंट को बनाते हैं उसे हमें ऐप module.ts में रजिस्टर करना पड़ता है, बट क्योंकि हमने इसे मैनुअली बनाया था तो हम यहाँ पे उसे रजिस्टर नहीं कर पाए थे, तो अभी हम इसे रजिस्टर कर लेंगे। देखो अब हमने इसे यहाँ रजिस्टर किया, अब अगर हम सेव करेंगे तो वो एरर चली जाएगी, है ना। और अब हमने इसे यहाँ पे रजिस्टर कर लिया। देखो अब यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पे मेरा दो चीज़ आ गया। अगर मैं अब यहाँ पे एलिमेंट का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो मेरा सबसे पहले है ऐप रूट। ऐप रूट के अंदर में आता है मेरा जो मैंने हेडर, देखो यहाँ पे अगर आप HTML में जाओ तो अगर ऐप कंपोनेंट और HTML में देखो, एक मैंने हेडर कंपोनेंट डाला, देखो कितना कम लिखा हुआ है। यहाँ पे एक ऐप नोट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐप वर्क लिखा है। ऐप नोट्स आपको दिख रहा है सिर्फ सिंगल लाइन का, बट इसमें बहुत बड़ा लॉजिक लिखा हुआ है। इस ऐप नोट्स के अंदर में आपका अपना HTML है, एक अपना CSS है और एक अपना TS है ना। तो वो है मेरा ऐप नोट्स जो इतना बड़ा सेक्शन को रेफर कर रहा है। सिमिलरली ऐप वर्क। तो आई थिंक ओवरऑल आप समझ गए होगी कंपोनेंट्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि हम एक कंपोनेंट को कैसे एंगुलर CLI की मदद से बना सकते हैं और हम एक कंपोनेंट को कैसे मैनुअली भी बना सकते हैं। हमने ये भी सीखा जो हम पहले भी सीख चुके थे कि एक कंपोनेंट के अंदर में आता है अपना HTML फाइल, CSS फाइल और TS फाइल। हमने ये भी देखा कि कैसे हम लोग HTML ऐड करते हैं, कैसे हम लोग CSS लिखते हैं और कैसे हमने ये देखा कि TS फाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सेलेक्टर क्या है, टेम्पलेट URL क्या है, स्टाइल URLs क्या है। अगर हम लोग ये जो @component डेकोरेटर है, ये डेकोरेटर आता कहाँ से, तो हम लोग इसे इंपोर्ट करते हैं एंगुलर के लाइब्रेरी से, ठीक है, @angular कोर्स से। अगर आप इतना डीप में ना भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एंगुलर CLI की मदद से बनाओगे तो ये सब ऐसा डिफॉल्ट स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। बट आपका ये समझना जरूरी था कि सेलेक्टर क्या है, टेम्पलेट URL क्या है, स्टाइल URLs क्या है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग TS में वर्क करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक चीज़ मेरा नोट करना कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका CSS का फाइल सिर्फ उसके लिए ही स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ नोट्स कंपोनेंट और CSS में देखो डॉट चाइल्ड नाम का क्लास है, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर येलो दिया, और वर्क्स कंपोनेंट और CSS में सेम मैंने डॉट चाइल्ड नाम का क्लास बनाया और यहाँ बैकग्राउंड कलर रेड दिया। तो दोनों कंपोनेंट में देखो, इसमें बैकग्राउंड कलर डिव्स में येलो आ रहा है और इसमें रेड आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि इसके लिए भले ही क्लास का नाम चाइल्ड था और इसके लिए भी क्लास का नाम चाइल्ड था, बट दोनों के लिए CSS उनके स्पेसिफिक होंगे, जो कि एक नॉर्मल HTML CSS में नहीं होता, एक वाला दूसरे को ओवरराइड कर जाता। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि एक कंपोनेंट का अपना यूनिक आइडेंटिटी है, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है, है ना। इसका CSS इसके लिए स्पेसिफिक है, इसका CSS इसके लिए स्पेसिफिक है। इसे हम व्यू इनकैप्सुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, वीडियो और प्लेलिस्ट के साथ बने रहो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।